नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सेशन में बात करते हैं उन करंट अफेयर्स की, जो पूरे दिन में क्या इम्पोर्टेंट है और आपके जो एग्ज़ाम है उनके लिए क्या होंगे, कहीं न कहीं सहायक होंगी आपके लिए। तो ऐसी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो सके, आप इस चीज़ों को जान सकें, आप दिन-प्रतिदिन में कौन से आपको करंट अफेयर तैयार करने चाहिए और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर कौन-कौन से हैं। तो करंट अफेयर को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो क्या करिएगा, चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सबके करंट अफ़ेयर को ये क्या करता है, कहीं न कहीं कवर करता है और कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सारे इसमें कवर हो जाएँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न ये है कि अभी क्या हुआ है कि हाल ही में चुनाव आयोग आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों में चुनाव है। वहाँ पर क्या किया है चुनाव आयोग ने कुछ अपनी घोषणाएँ की हैं। उन्होंने उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा है उसको कुछ इन्होंने निर्धारण किया है दोबारा से। इससे पहले वर्ष 2014 में किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कितनी सीमा निर्धारित की गई है, किसको कितना रुपया बोला गया है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं चुनाव अंदर, ठीक है? तो कोई भी उम्मीदवार कितना रुपया खर्च कर सकता है। तो चुनाव आयोग इससे पहले आपको बता दें कि इस टाइम पर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वो कौन-कौन से राज्य हैं? गोवा है, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है और मणिपुर है, ठीक है? इन 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव आयोग ने जो सीमा निर्धारित की है, तो यदि लोकसभा के लिए कोई मेंबर खड़ा होता है, यानी एमपी जो बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसके लिए जो चुनाव आयोग की सीमा है, तो पहले इन्होंने क्या किया था, पहले मैक्सिमम 70 लाख खर्च कर सकते थे। अब इन्होंने 70 लाख रुपए से लेके 95 लाख रुपए तक निर्धारण कर दिया है। जो मिनिमम सीमा होती है, वो क्या होती है, छोटे राज्य जो हैं, छोटे एरिया कवर करते हैं उनके लिए और 95 के लिए जो मैक्सिमम राज्य होते हैं, जैसे 1 एमपी और यूपी का बनता है तो, ठीक है? ऐसे ही अब जितने एमएलए हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बनेंगे, जो विधायक बनेंगे, उनके लिए चुनाव सीमा जो पहले रुपया था, वो कितना था? मैक्सिमम अब 28 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। अब इन्होंने संशोधन करके क्या कर दिया है, 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, 28 से 40 लाख आप खर्च कर सकते हैं। जैसे अगर अभी चुनाव होगा, तो अगर हम बात करेंगे मणिपुर में, तो मणिपुर का जो विधायक होगा, उसके लिए कितना खर्चा होगा? 28 लाख रुपीज़ होगा, जबकि वहीं पर अगर यूपी के विधायक है, तो उसके लिए अपना पूरा चुनाव खर्चा कितना होगा? 40 लाख। ये चुनाव का खर्चा कब से कब तक का अगर जोड़ा जाता है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो जिस दिन से आप कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं, आपका नॉमिनेशन हो जाता है किसी भी एमपी या एमएलए के लिए, उस नॉमिनेशन से लेके जिस दिन तक का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट दिन तक जितना भी आपने टोटल जो व्यय होता है, उसको आप जब हो जाता है कंप्लीट, तो चुनाव के 30 दिनों के भीतर क्या करिए, आप वहाँ पे चुनाव आयोग के पास अपना विवरण दीजिए, कि आपने कितना रुपया कैसे-कैसे, कहाँ कितना खर्च किया है। अगर आपने गलत सूचना दी और या फिर आपने उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, तो आपको क्या किया जाएगा, 3 साल के लिए क्या कर देते हैं, आयोग घोषित कर देते हैं, फिर आगे आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जो एक योजना चलाई जा रही है, चीता पुनर्वास योजना, इसके तहत किस राष्ट्रीय पार्क को चुना गया है? आपको बता दें, चीता पुनर्वास योजना क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि क्या हुआ था, 1948 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में आखिरी बार चीते को हमारे यहाँ पे देखा गया था, जिसकी मौत हो गई थी और फिर 1952 में क्या किया गया है, चीते को पूरे देश से क्या किया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया है हमारे यहाँ से। तो अब क्या किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पुराने स्तर पर हमने अपने सांस्कृतिक और इतिहास अगर देखें, तो वहाँ पे क्या था, हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर में क्या था, हमारे यहाँ चीता था और उसकी जो हम देखते हैं बेसिकली क्यों चीता खत्म हुआ हमारे यहाँ से, तो उसमें पर्यावरणीय कारण या फिर कहीं अगर हम देखें, जो टेम्परेचर चेंजमेंट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा क्या था, लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या किया, उसका शिकार किया है। तो चीता जो सबसे बड़ा उसको उसको यहाँ पे समाप्त होने में रीज़न क्या था, शिकार था। कभी राजा लोगों ने किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने बहुत काफ़ी शिकार किया है। उनके नाम पे कुछ ट्रॉफीज़ आयोजित की जाती थी। तो उसी को देखते हुए अब हम चाह रहे हैं दोबारा से चीते वहाँ पर ऐसी जगह पे आएँ, तो रिप्रोडक्शन वाली इसकी पॉलिसी चलाई जा रही है। मतलब रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कि पहले जहाँ पर वो निवास करते थे, अब आकर फिर वहाँ निवास करें। इसलिए क्या किया गया है हमने, अभी 2 देशों से बात की जाए, तो अगर क्वेश्चन आ सकता है किन देशों से चीते लाए जाएँगे, तो वो चीता लाया जाएगा दक्षिणी अफ्रीका से लाए जाएँगे, प्लस लाए जाएँगे कहाँ से, आपके नामीबिया से, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं, ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से चीता लाकर क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये अभी कोशिश की जा रही है, इस परियोजना के अंतर्गत क्या हो रहा है कि आपको 5 साल के अंदर देश क्या चाह रहा है, 5 साल में 50 चीते हम बाहर से लाकर क्या करेंगे, यहाँ पर इनको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे उनका पुनर्वास कराएँगे। तो इसलिए अभी जो जिसको चुना गया है, वो चुना गया है कुनो राष्ट्रीय पार्क। ठीक है? तो ये जो आपका प्रश्न था, किस राष्ट्रीय पार्क में लाया जाएगा, किसमें लाएगा? कुनो राष्ट्रीय पार्क में इनको लाया जाएगा, तो कुनो का नाम याद रखिएगा और आपसे प्रश्न ये आता है, कुनो राष्ट्रीय पार्क किस राज्य के अंतर्गत है? वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सियोल और दूसरा जो क्या है आपका, मुरैना, वहाँ पर ये स्थित है कुनो राष्ट्रीय पार्क, वहाँ पर चीते को बसाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे आज ये कहेगा
कि देश का पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम कहाँ पर खोला गया है? तो क्योंकि पहला देश में हो रहा है, तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन ये है कि ओपन रॉक म्यूज़ियम है, जो पहला कहाँ पर खोला जा रहा है? इसको तेलंगाना की जो राजधानी है, कौन-सी? हैदराबाद, ठीक है? तो देश का पहला ओपन रॉक जो म्यूज़ियम है, वो कहाँ पे खोला जा रहा है? यहाँ पर आपको हैदराबाद के अंदर खोला जा रहा है और यहाँ पर क्या किया जाएगा, पुराने ज़माने से लेकर आज ज़माने तक की क्या होंगी, यहाँ पर जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, उनको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। वहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत क्या अभी हाल ही में यहाँ पे गए हैं, आपके मंत्री जी उन्होंने वो जो जितेंद्र सिंह उन्होंने क्या किया है, इसको उद्घाटन किया है और फिर इसको अब देश को समर्पित कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब आप अपने अतीत से लेकर वर्तमान समय तक की जो भी जानकारियाँ हैं, उनको क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या-क्या होंगे। आपको बता दें इस ओपन रॉक म्यूज़ियम की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि आपको 35 प्रकार की टोटल क्या मिलेंगी चट्टानें मिलेंगी। वहाँ पर आप 35 प्रकार की चट्टानें देख सकते हैं और जो कि जो चट्टानें हैं वो लगभग आपकी 3 अरब साल से लेकर बात करेंगे हम कितनी पुरानी है 3 अरब साल से लेकर लगभग 55 लाख साल पुरानी तक की चट्टानों का वहाँ पे संग्रहालय मिलेगा आपको। वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और इन चट्टानों को धरती से लगभग 175 किलोमीटर की गहराई तक अलग-अलग स्तरों से इनको प्राप्त किया गया है और उनको यहाँ पे क्या किया गया है, इनका म्यूज़ियम बनाया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अनुच्छेद 348 ए का संबंध किससे है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको बता दें, जो आर्टिकल 348(1) है, इसका संबंध इस चीज़ से है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर जो भी मामले किए जाएँगे, उनका निर्णय होगा या जो भी आदेश आएँगे, उनकी भाषा कौन-सी होने वाली है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित ये टॉपिक है। अगर भाषा की बात करें तो कौन-कौन सी भाषा उसमें क्या की जाएगी? तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत ये ऐसा लिखा गया संविधान के अंतर्गत जब तक कि किसी राज्य द्वारा अपने हाई कोर्ट में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक जो भी भाषा रहेगी वो कौन-सी रहेगी? अंग्रेज़ी रहने वाली है, आपकी क्या रहेगी? इंग्लिश रहेगी भाषा, तब तक आप उसमें रहेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, राज्य चाहें तो आपको आपके हाई कोर्ट के स्तर पे क्या कर सकते हैं, एक तो उसमें जो आदेश आएगा इंग्लिश भाषा में आएगा, दूसरा आदेश किसमें होगा? वो उनकी स्थानीय भाषा में हो सकता है। तो अभी क्योंकि गुजरात के अंतर्गत ये बात बोली गई थी, अंग्रेज़ी ही में आपको क्या करना है, निर्णय देने हैं। उसके लिए डिक्री वगैरह जो चीज़ें थी, तो उसके लिए क्या हो गई थी, वहाँ पर काफ़ी आलोचना की गई थी। तब यहाँ पे ये दिक्कतें आई थी कि आप भाषा को यहाँ पे इंग्लिश की क्यों रखें, हम अपनी स्थानीय भाषा रख सकते हैं। इसी से मिलता है एक अगला आर्टिकल और है, उसको आप ध्यान रखिए, आर्टिकल 348(2) इसमें क्या कहा गया है, 348(2) में अगर राज्यपाल चाहे, तो उस राज्य का क्या चाहे, अगर राज्यपाल चाहता है कि भाषा में चेंजमेंट आए, राज्यपाल के चाहने का मतलब क्या होता है, उस राज्य का सीएम अगर चाहता है, तो वो क्या करेगा? तो राज्यपाल से बोलेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेकर क्या करेंगे, उस भाषा का उपयोग की बात कहेंगे, जिसके लिए वो अधिकृत करेंगे कि आप उस लोकल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तब तक भाषा किसमें रहेगी? इंग्लिश में रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 348(1) इससे संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज किस भाषा में रहेगी, इसके ऊपर, ठीक है? आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न आज का ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात माइग्रेंट इंडियन जो डे होता है, वो कब मनाया जाता है? तो अभी वो जल्द ही अभी क्या हुआ है, 9 जनवरी को ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 को क्या होता है, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता जी हैं, महात्मा गांधी जी, वो कहाँ से वापस आए थे? वो अफ्रीका से वापस आए हैं 9 जनवरी 1915 को और उसके बाद वहाँ के इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर देश की आज़ादी कराने में कहीं न कहीं काफ़ी योगदान दिया है। तो प्रवासी लोगों के महत्व के लिए और हमारे देश और इसके अलावा जो बाहर रह रहे जो प्रवासी लोग हैं, जो देश के बाहर रहते हैं, उनको प्रवासी बोलते हैं, हमारे देश के ओरिजिन के लोग। तो इनके बीच में क्या किया जा सके, अब एक सेतु का निर्माण किया जा सके, आपस में जुड़ाव बना रहे, इसके लिए आपको प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। उनके साथ उनके इम्पोर्टेंस के लिए प्रवासी लोगों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जितने प्रवासी लोग हैं कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे रुपए भेजते हैं अपने कमाई का और जो कहीं न कहीं देश की विदेशी आय का काफ़ी बड़ा साधन माना जाता है, माध्यम माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न ये आता है कि अगर बात करें इंटरनेशनल माइग्रेंट डे अगर मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को बनता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का निर्णय जो आपकी जनरल असेंबली है, अर्थात यूनाइटेड नेशन की महासभा है, उसने क्या किया था, 18 दिसंबर 1990 को क्या किया गया था, इसका निर्णय लिया था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने का। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब बनता है? 18 दिसंबर को। लेकिन आपको बता दें वहाँ पर जो मोटिव है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने का, उसका मोटिव ये है, जितने भी प्रवासी नागरिक जो क्या कर रहे हैं, विदेशी धरती पे रह रहे हैं, ऐसे प्रवासी क्या हैं, ऐसे प्रवासी नागरिकों के लिए प्लस उनकी जो फैमिली है, उनके लिए क्या किया जा सके, उनके जो परिवार रहते हैं, इन दोनों के लिए क्या हो सके, कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा हो सके, सुनिश्चित हो सके।
शांति स्थापित हो सके उनके दूसरे देशों में, इसके लिए इसको बात को ध्यान रखने के लिए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और गांधी जी क्यों वापस में आए थे और हमारे देश के और प्रवासी लोगों के बीच में संपर्क स्थापित हो सके, उसके लिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ आज के सेशन जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आएगा। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। अपनी पढ़ाई करिए और ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।